इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट। देखिए, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है टू जॉइन थिंग्स सो दैट दे बिकम वन थिंग और वर्क टुगेदर। अलग अलग चीजें हैं, उनको मिला देना ही इंटीग्रेशन कहलाता है, इंटीग्रेटेड कहलाता है। क्लियर? तो टैलेंट मैनेजमेंट में क्या होता है कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कॉम्पेंसेशन, सक्सेशन प्लानिंग, करियर डेवलपमेंट, अलग अलग एक्टिविटीज जो है वो टैलेंट मैनेजमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। तो इन सभी एक्टिविटीज के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी ना बना के इन सभी के लिए एक ही स्ट्रेटजी बनाया जाए तो उसी को इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट कहते हैं। तो इट इज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच दैट कनेक्ट्स ऑल पीपल रिलेटेड फंक्शंस फ्रॉम रिक्रूटमेंट एंड ऑनबोर्डिंग टू performance management, learning and development, compensation and succession planning into one cohesive strategy rather than in isolation. cohesive का मतलब होता है यूनाइटेड। तो एक स्ट्रेटजी इन सभी फंक्शंस के लिए, जो पेपर से रिलेटेड फंक्शंस हैं यानी टैलेंट मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, इन सभी के लिए एक कॉमन स्ट्रेटजी, एक यूनाइटेड स्ट्रेटजी बनाया जाए, उसी को इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है, डेटा है, एचआर से रिलेटेड एचआर प्रैक्टिसेस हैं, उन सभी को इंटीग्रेट किया जाता है। और इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट जो है, ये हेल्प करता है डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग में और वर्कफोर्स प्लानिंग में। क्लियर? तो वर्कफोर्स प्लानिंग को एनहांस करता है, डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कौन? इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट बाय इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी, डेटा एंड एचआर प्रैक्टिसेस। तो इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि सभी पीपल से रिलेटेड फंक्शन के लिए, टैलेंट मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शन के लिए एक कोहेसिव स्ट्रेटजी बनाना, उसी को इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट कहते हैं। तो इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करें तो इसमें जो है वही सारे फंक्शंस जो टैलेंट मैनेजमेंट के होते हैं, उन्हीं को यहाँ पर प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है। तो आईटीएम यानी कि इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड फॉलोइंग फंक्शन। सबसे पहला क्या होता है जब हम टैलेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? दैट इज टैलेंट प्लानिंग। यानी कि यहाँ पर फोरकास्ट किया जाता है कि फ्यूचर में कितने वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, फ्यूचर में कितने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट हो सकती है, स्किल गैप को आइडेंटिफाई किया जाता है। क्लियर? उसके बाद जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कितने वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो टैलेंट एक्विजिशन एंड ऑनबोर्डिंग यानी कि जिसको हम सोर्सिंग एंड रिक्रूटमेंट कहते हैं। क्लियर? रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होता है कि हम अट्रैक्ट करते हैं, रिक्रूट करते हैं और स्मूथली जो एम्प्लॉइज हैं, जो नई हायरिंग्स हैं, उनको जो है हम ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ऑन बोर्ड कर देते हैं, उनको फैमिलाइज करते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन से, उनका काम क्या होगा, उनका रोल क्या होगा, उनका ऑफिस कौन होगा, उनके कलीग्स कौन होंगे, सुपीरियर कौन होगा, सबऑर्डिनेट कौन होगा, वो सारा कुछ उनको फैमिलाइज किया जाता है, यानी कि उनको ऑन बोर्ड किया जाता है। क्लियर? उसके बाद एम्प्लॉय अपना काम कर रहा है, तो एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को मैनेज किया जाता है। क्लियर? कॉन्टिन्यूअसली मेजर किया जाता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, जैसे एमबीओ है, 360 डिग्री अप्रेजल मेथड है, इन सब टेक्निक्स का इस्तेमाल करके जो है वहां पर परफॉर्मेंस को मैनेज किया जाता है और रेगुलर फीडबैक भी जो है वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि वो अपने अपने जो भी ड्रॉबैक्स हैं, उसके जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको वो इंप्रूव कर सके। एंड यूजिंग दिस डेटा टू इन्फॉर्म अदर टैलेंट प्रोसेस, और इसी डेटा का इस्तेमाल करके अदर टैलेंट प्रोसेस को भी जो है इन्फॉर्म किया जाता है। जैसे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हमने देखा कि एक एम्प्लॉय है, उसको जो है कोई मशीनरी चलाना नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, उसके लिए जब लर्निंग और डेवलपमेंट यानी जब ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया जाएगा, तो उसको उस चीज से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें वो पीछे है। क्लियर? तो अगला क्या होता है? लर्निंग एंड डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किया, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर कोई कमी है, तो उसके लिए प्रॉपर वहां पर ट्रेनिंग, कोचिंग, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि उसके अंदर स्किल डेवलप हो, उसके अंदर स्किल डेवलप हो। क्लियर? उसके बाद कॉम्पेंसेशन प्लानिंग भी की जाती है। कॉम्पेंसेशन प्लानिंग कि कब किसको प्रमोट करना है, कब किसको बोनस देना है, कब किसको कितना इंसेंटिव देना है। क्लियर? सैलरी तो देते ही देते हैं, उसके अलावा बोनस हो गया, इंसेंटिव्स हो गया, टूर प्लान हो गया, पैकेजेस हो गए, क्लियर, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, अलग अलग चीजें, अलग अलग बेनिफिट्स जो है वो एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की जाती है, तो उसको प्लान करते हैं। डेवलपिंग अ रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव स्ट्रेटजी दैट इज लिंक टू बोथ परफॉर्मेंस एंड मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस। तो मार्केट कॉम्पिटिटिव और एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस पर कॉम्पेंसेशन प्लानिंग जो है वो डिपेंड करता है। क्लियर? उसके बाद करियर मैनेजमेंट और सक्सेशन प्लानिंग, इसको हमने ऑलरेडी भी डिस्कस कर रखा है। तो करियर मैनेजमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एम्प्लॉय को करियर में ग्रो करने का मौका, वहां पर अपॉर्चुनिटीज दिया जाता है। जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, उसने लोअर लेवल पे ज्वाइन किया, तो वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उसके स्किल्स, उसके डेवलपमेंट के बेसिस पे उसको प्रमोट करके हम हायर लेवल पर लेके जाते हैं। तो करियर ग्रोथ है कि नहीं है। क्लियर? इसी तरीके से सक्सेशन प्लानिंग, यहाँ पर क्या करते हैं कि फ्यूचर में कौन लीडर्स बन सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको प्रिपेयर किया जाता है कि वो लीडर का रोल परफॉर्म कर सके। क्लियर?
सपोज कि एचआर मैनेजर की पोस्ट है और जो एचआर मैनेजर अभी है वो नेक्स्ट ईयर रिटायर होने वाला है, तो वो पोस्ट खाली ना रह जाए, तो इसके लिए पहले से ही जो बेस्ट एम्प्लॉय होता है एचआर में, उसको जो है आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है, उसको ट्रेनिंग कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाती है और उसको प्रिपेयर कर लिया जाता है कि जैसे एचआर मैनेजर रिटायर होगा वैसे इसको वहां पर एचआर मैनेजर की पोस्ट पे इम्प्लांट कर दिया जाएगा। क्लियर? तो ये सक्सेशन प्लानिंग होता है। सक्सेशन यानी कि आगे कौन बनेगा, आगे एचआर मैनेजर कौन बनेगा, तो उसके लिए पहले से ही पूरी तैयारी कर ली जाती है। तो ये पूरा जो है इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है और ये रिपीट होता रहता है, ये रिपीट होता रहता है, बार बार ये स्टेजेस जो है वहां पर फॉलो किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एक बार की बात नहीं है भाई, हर साल जो है कुछ ना कुछ एम्प्लॉय रिटायर होंगे, तो हर साल जो है वहां पर स्किल गैप आएगा, हर साल वहां पर वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो टैलेंट प्लानिंग होगा, उनका एक्विजिशन होगा, उनके परफॉर्मेंस को मैनेज किया जाएगा, उनको लर्निंग डेवलपमेंट किया जाएगा, उनके कंपनसेशन को प्लान किया जाएगा कि उनको कौन सी बेनिफिट दी जाए, उनका करियर ग्रोथ देखा जाएगा, उनका सक्सेशन प्लानिंग किया जाएगा। क्लियर? तो ये प्रोसेस जो है वो लगातार चलता रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब बात कर लें कि बेनिफिट क्या है, ये जो इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट है इसका बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहला बेनिफिट है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि पीपल मैनेजमेंट में जो भी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं वो इस तरीके से लगाए जाएं कि जिससे ओवरऑल जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो। क्लियर? तो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट यानी कि इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट में जो भी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं वो इस तरीके से लगाए जाते हैं कि ओवरऑल बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो। नेक्स्ट है डेटा ड्राइवन डिसीजन, बट ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर वर्कफोर्स से रिलेटेड को डेटा को कलेक्ट किया जाता है और उसके बेसिस पे फिर जो है वहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं कि कितने एम्प्लॉय को हायर करना है, किस टाइप के एम्प्लॉय को हायर करना है, किसको जो है प्रमोट करना है, किसको इंसेंटिव प्रोवाइड करना है, कौन है जो नेक्स्ट एचआर मैनेजर के रोल पे, मार्केटिंग मैनेजर के रोल पे वर्क परफॉर्म कर सकता है, उसको पहले से तैयार कर लेना, उसको लीडरशिप की क्वालिटीज जो है पहले से उसको मेंटोरशिप कोचिंग के जरिए प्रोवाइड करना। क्लियर? जिससे कि जैसे ही मैनेजर की पोस्ट हो उसको वहाँ पर जो है पोस्ट कर दिया जाए। क्लियर? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इंप्रूव्ड रिटेंशन। भाई जाहिर सी बात है कि जब करियर प्लानिंग होगा, उसको कोई भी इंप्लॉय होगा उसको लगेगा कि हाँ उसका वहाँ प्रमोशन होने के चांसेस हैं, उसकी सैलरी आगे चल के बढ़ेगी। क्लियर? उसका सक्सेशन प्लानिंग हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएगा। तो इट सपोर्ट एम्प्लॉयज थ्रू आउट देयर इंटायर लाइफ साइकिल विच कैन हेल्प रिड्यूस टर्नओवर एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विथ रिक्रूटिंग। जाहिर सी बात है कि जब भी रिक्रूटमेंट होता है तो वहाँ पर कॉस्ट आती है, ट्रेनिंग देना होगा, रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में अलग अलग कॉस्टेज वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग खर्चे जो है वहाँ पर होते हैं रिक्रूटमेंट में। तो वो खर्चा बच जाता है जब आपके यहाँ पर एम्प्लॉय कोई छोड़ के नहीं जाता है। भाई जो आपने एक बार हायर कर लिया, वो एम्प्लॉय लगातार काम कर रहा है आपके यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि आपको नया एम्प्लॉय रिक्रूट करने की जरूरत ही नहीं है, तो वही एम्प्लॉय जो है छोड़ के नहीं जाएगा, तो आपका रिक्रूटमेंट का खर्चा बच जाता है। और कोई भी एम्प्लॉय क्यों छोड़ के नहीं जाएगा, जब ऑर्गेनाइजेशन लगातार उसको अलग अलग लेवल पे सपोर्ट कर रही है, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, उसको कोचिंग प्रोवाइड कर रही है, उसको कंपनसेशन अच्छा प्रोवाइड कर रही है, उसका परफॉर्मेंस को मैनेज कर रही है। क्लियर? तो ऐसे में कोई एम्प्लॉय क्यों छोड़ के जाएगा? तो रिटेंशन, इंप्रूव्ड रिटेंशन। जब इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो रिटेंशन भी इंप्रूव होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर घटेगा और जो है रिक्रूटमेंट की कॉस्ट भी घटेगी। इनहेंस्ड एजिलिटी, एजिलिटी का मतलब होता है टू मूव क्विकली और स्मूथली। तो जाहिर सी बात है कि इट क्रिएट्स अ मोर रिस्पॉन्सिव एंड एडाप्टेबल ऑर्गेनाइजेशन बाय इंश्योरिंग द राइट पीपल विथ राइट स्किल्स आर इन प्लेस एट द राइट टाइम। भाई आए दिन जो है टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नए नए मेथड्स आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस को रन करने के लिए, तो ऐसे में एजिलिटी की बहुत ज़रूरी होती है कि तुरंत जो है नए चीज़ों को अडॉप्ट कर लें और उसको जो है स्मूथली जो है उसको यूज़ करें बिजनेस में। क्लियर? तो इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये नीड के बेसिस पे कि एक्चुअली में प्रेजेंट में क्या नीड है उसके बेसिस पे राइट पीपल को राइट स्किल्स के साथ प्लेस करता है राइट पोजीशन पे। क्लियर? तो दैट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस को लेकर अलग अलग मॉडल्स हैं। तो जैसे कि एक मॉडल है 5 पार्ट फ्रेमवर्क जो कि लिंक करता है एक्विजिशन, ऑनबोर्डिंग, परफॉर्मेंस डेवलपमेंट, सक्सेशन। इनको जो है ये लिंक करता है 5 पार्ट फ्रेमवर्क। भाई इंटीग्रेटेड है ना, तो इंटीग्रेटेड मतलब ज्वाइन करना, तो 5 पार्ट फ्रेमवर्क किसको किसको ज्वाइन करता है? एक्विजिशन, ऑनबोर्डिंग, परफॉर्मेंस डेवलपमेंट एंड सक्सेशन। इसी तरीके से एक और मॉडल है 4R मॉडल जो कि जोस बर्सिन कंपनी ने इसको डेवलप किया था और ये जो है 4 स्ट्रेटेजिक एलिमेंट पे फोकस करता है, रिक्रूट, रिटेन, रीस्किल एंड रीडिजाइन। इसके लिए जो है कोहेसिव स्ट्रेटजी जो है यहाँ पर तैयार की जाती है, रिक्रूट, रिटेन, रीस्किल एंड रीडिजाइन। तो ये जो मॉडल हैं ये प्रोवाइड करते हैं एक स्ट्रेटेजिक और डेटा ड्राइवन अप्रोच टू मैनेज द एम्प्लॉय लाइफ साइकिल फ्रॉम एंड टू एंड, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड रिटेंशन। तो ये जो मॉडल्स हैं या फिर ये कह लीजिए ये जो इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट है ये स्ट्रेटेजिक और डेटा ड्राइवन अप्रोच है जो कि एम्प्लॉय के लाइफ साइकिल को मैनेज करने में हेल्प करता है। एम्प्लॉय का लाइफ साइकिल कहने का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय जब से ज्वाइन करता है और एम्प्लॉय जब तक रिटायर होता है वो उसका जो पूरा लाइफ साइकिल होता है उसको मैनेज करने में ये इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट हेल्प करता है और ये इंप्रूव करता है एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को, ऑर्गेनाइजेशन
की एफिशिएंसी को और एम्प्लॉय के रिटेंशन को भी इंप्रूव करता है। जब भाई सही तरीके से आप मैनेज कर रहे होगे एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय का टर्नओवर घटेगा, एम्प्लॉय आपके साथ हमेशा रिटेन रहेगा, आपके साथ वर्क करेगा। क्लियर? तो ये होता है इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।